अगर आपसे पूछा जाए कि कोई देश कैसे अमीर बनता है तो कुछ एग्जाम्पल चलिए सोचते हैं। जैसे ब्रिटेन, तो ब्रिटेन एक समय पर उसका साम्राज्य पूरी दुनिया में फैला हुआ था। तो कहने का मतलब यह हुआ कि कॉलोनियलिज्म से उसने कितने सारे देशों के रिचेस को लूटा है। एक तरीका हो गया। अगर यूएसए की बात की जाए या अदर वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस की बात की जाए तो आप कहेंगे कि हाँ, कितने सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने डोमिनेशन से फायदा लिया है, यानी कि उन्होंने दूसरे देशों में सरकारों का तख्ता पलट किया, वहां पर पपेट रेजिम्स रखे जिससे कि दूसरे देशों के रिसोर्सेस को हम ले सकें। ऐसे सिस्टम बनाए वर्ल्ड में कि जिससे ज्यादा पैसा उनकी तरफ ही ट्रांसफर होता रहे और दूसरे देश उन पर निर्भर रहे। क्या और कोई तरीका हो सकता है? शायद आप में से कुछ लोग कहें, अरे सर, उसको कैसे भूल सकते हैं? जैसे कि अरब नेशंस कैसे कमाया? सर, उनके पास तेल के कुएं हैं, रिसोर्सेस हैं। और कोई तरीका? क्योंकि जब दुनिया में डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स में टॉप नेशंस की बात आती है तो उसमें यूएस, ब्रिटेन, सऊदी अरब, दुबई ये नहीं दिखते हैं। टॉप में जो नाम दिखते हैं वो है कुछ स्कैंडिनेवियन नेशंस। तो आज की वीडियो में हम केस स्टडी कर रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग, और एंड तक आपको एक फीलिंग आने वाली है कि अगर ऐसा हो जाए तो क्या ही हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्कैंडिनेवियन नेशंस हैं कौन से? ये जो आप देख रहे हैं इसको हम स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला कहते हैं। ज्योग्राफिकली स्पीकिंग तो स्कैंडिनेविया शब्द रिप्रेजेंट क्या करता है? नॉर्वे, स्वीडन, इसको रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ज्योग्राफिकली इसमें ये वाला जो पार्ट है, नदर्न पार्ट है कुछ, ये भी स्कैंडिनेविया का पार्ट माना जाता था। लेकिन एक समय ऐसा था कि स्वीडिश किंगडम के अंडर आता था फिनलैंड, एक समय ऐसा था कि रशियन एम्पायर के अंडर आता था फिनलैंड। तो फिर यह भी काउंट किया जाने लगा कि हाँ, फिनलैंड भी स्वीडन, नॉर्वे को मिलाकर, क्योंकि ये भी इससे कनेक्टेड है, तो डेनमार्क को भी माना जाता था। तो आमतौर पर फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, फिर आइसलैंड। आइसलैंड इस वजह से क्योंकि डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन को तो प्राइमरीली का माना जाता था। अब ये जो एरिया है आइसलैंड वाला, ये डेनमार्क का पार्ट होता था। आजादी मिली थी भाई डेनमार्क से, तो ये भी माना जाने लगा, और ये तो डेनमार्क का पार्ट है। हम इस वाले एरिया को मेजरली स्कैंडिनेविया कह रहे हैं। हालांकि यहां पर एक और टर्म भी आती है, नॉर्डिक। अगर आप इस एरिया में होंगे और आप कहेंगे, क्योंकि दुनिया में जगह जगह पर स्कैंडिनेवियन नेशंस और नॉर्डिक को कई बार इंटरचेंजेबली यूज कर दिया जाता है, लेकिन प्राइमरीली स्कैंडिनेविया वर्ड जो है वो स्वीडिश, नॉर्वेजियन और डेनिश लोग कहते हैं। हम हैं स्कैंडिनेविया ज्योग्राफिकली स्पीकिंग। नाउ अब ये जो देश है, ये देश दुनिया के मोस्ट डेवलप्ड नेशंस में आते हैं, यानी कि यहां पर खुशहाली के मापदंड देखो तो टॉप पर ये आते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, डेमोक्रेसी, जीडीपी पर कैपिटा, हैप्पीनेस, एजुकेशन, हर जगह टॉप पर ये आते हैं। मतलब बच्चों को पता है कि अब रैंकिंग आएगी वर्ल्ड में तो टॉप में कौन आएगा? नॉर्वे, स्वीडन, इनमें से एक आएगा, थर्ड पे ये मिल जाएगा। ऐसा ही रहता है। इस वीडियो में देखना है कि ऐसा है क्यों, इन्होंने अपने पास्ट में ऐसा करा क्या है। नॉर्वे डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम स्वीडन। एक समय बताया ना आपको कि एक समय ऐसा था कि ये स्वीडन का पार्ट था, स्वीडन किंगडम इस पर भी राज करता था, फिर ये रशियन एम्पायर इस पर राज करता। तो कुछ बेसिक फैक्ट हैं, जैसे फिनलैंड डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम रशियन एम्पायर, आइसलैंड का मैंने आपको बताया डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम डेनमार्क। आगे बढ़ते हैं टॉपिक पर हमारे। नाउ स्कैंडिनेवियन नेशंस का जो डेवलपमेंट रूट है वो बाकी यूरोपियन नेशन से अलग था। आप कहेंगे सर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं आया था? यहां पर आया था, लेकिन फिर भी इंडस्ट्रियलाइजेशन का ट्रैक रिकॉर्ड अलग था। आप कहेंगे डिफरेंस बताइए सर। डिफरेंस देखते हैं। ज्यादातर कंट्रीज में क्या था, जरा इतिहास में चलते हैं। मैक्सिमम पॉपुलेशन तो भैया एग्रीकल्चर करती थी, खेती करती थी। कुछ होते थे जो रिच मर्चेंट्स होते थे, नोबल क्लास होते थे, लॉर्ड होते थे, लेकिन वो तो देखिए चुनिंदा होते थे, है कि नहीं? तो ज्यादातर जगह हुआ क्या कि अब जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो शुरुआत थी कि कुछ टूल्स बनने लग गए। अब उस टूल से ये खेती आसान होने लग गई। तो होगा क्या, इस टूल से अगर खेती करना आसान होगा कंपैरेटिवली, तो लोग अब कम लगेंगे खेती में, है कि नहीं भाई? जब उतने लोगों की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि मशीन आ गई है। और मशीन कौन प्रोड्यूस कर रहा है? फैक्ट्रीज प्रोड्यूस कर रही है। और फैक्ट्रीज हैं किसकी भाई? गरीब किसानों की थोड़ी ना होंगी, या आम आदमी की थोड़ी ना होंगी। फैक्ट्री होंगी रिच मर्चेंट्स की होंगी। उन्होंने देखा अच्छा ये मशीन लगाकर ऐसा टूल बन जाता है, बना दिया। तो ऐसे में अब जब मशीन एग्रीकल्चर में आ गई तो एग्रीकल्चर में लोगों की इतनी जरूरत नहीं रही। तो ऐसे में वो लोग क्या करेंगे? जॉब के लिए जाएंगे। जॉब के लिए कहां जाएंगे? फैक्ट्रीज में जाएंगे। तो हमने देखा कि दुनिया में, इवन यूरोप में, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, स्कैंडिनेविया की बात नहीं कर रहा, वहां पर तो अलग स्टोरी, उस पर मैं आऊंगा भी। हुआ क्या कि जो फार्मर्स थे वही अब खेती छोड़कर उनको लगा यार कमाई यहां पर कम है,
चलो अब जो है एम्प्लॉय बन जाते हैं फैक्ट्री के। भाई कोई खेती क्यों नहीं करना चाहता, क्योंकि उसको लगता है भाई कमाई यहां पर कम है, दूसरी जगह ज्यादा है। तो यानी कि ये यूरोप की अदर नेशंस का ऐसा मॉडल था जो इंसेंटिवाइज कर रहा था फैक्ट्री में काम करने को। तो ये ट्रांजिशन यहां पर देखा गया। ये फैक्ट्री ओनर ज्यादातर कौन थे? वो पुराने लॉर्ड थे या वो रिच मर्चेंट्स थे। फिर पॉलिटिकल सिस्टम पर भी इसका इंपैक्ट पड़ा, यानी कि कहा गया कि भाई राजा का राज होता था, ज्यादातर यहां पर क्या थे? किंग्स होते थे। जितने कॉलोनियल एम्पायर थे, जगह जगह जिन्होंने कॉलोनी बनाई, क्या थी? मोनार्की थी। अब यहां पर डेमोक्रेसी आई। कहा जाता है इस डेमोक्रेसी में भी इन कैपिटलिस्ट फोर्सेस का बड़ा हाथ था। आप कहेंगे इन्हें क्या मिल रहा है? फैक्ट्री ओनर्स को। फैक्ट्री ओनर्स को लग रहा है यार राजा अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है, लेकिन डेमोक्रेसी में लोगों के पास पावर होगी और लोगों को कंट्रोल करना फिर भी आसान है। कैसे कंट्रोल करेंगे? अब जो सरकार बनेगी लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक, तो उसको चुनाव लड़ना होगा। चुनाव में क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो इन्फ्लुएंस हो सकता है। राजा पर वो फैक्ट्री ओनर का इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में सरकार पर हो सकता है। तो एक पर्सपेक्टिव ये है कि जो लीडर बने इन पॉलिटिकल पार्टीज के, वो भी ज्यादातर कौन बने? ये फैक्ट्री ओनर्स बने। रिच मर्चेंट्स, नोबल क्लास, वो पहले से ही नोबल फैमिली से थे, लॉर्ड परिवारों से थे, जिनका हाई स्टेटस था सोसाइटी में, बड़े बड़े जमीनें जिनकी होती थी, तो भाई वही फिर पॉलिटिकल लीडर बन गए। तो ये यहां पर देखा गया। तो एक तरीके से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, वो भी एक तरीके से एलीट क्लास को ही यहां पर पावर दे रही थी। तो एलीट क्लास को पावर मिली, तो एलीट क्लास ने जो कानून बनाए वो भी किसके फेवर में बनाएंगे? फैक्ट्री ओनर्स के फेवर में बनाएंगे। तो ज्यादातर यूरोपियन देशों में यह देखा गया था, लेकिन स्कैंडिनेवियन नेशंस में कहानी कुछ अलग थी। स्कैंडिनेवियन नेशंस में भी खेती थी, कुछ मर्चेंट्स भी थे, कुछ लॉर्ड्स भी थे, लेकिन यहां पर जनता ज्यादा अवेयर थी। अब आप खुद ही सोचिए कि सोसाइटी में हम और आप कितने अवेयर हैं, कितने एक्टिव हैं। इसका सीधा प्रभाव इस बात पर पड़ेगा कि हमारा देश कितना ताकतवर होगा, हमारे देश में डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स क्या होंगे, हमारी अवेयरनेस से इसका लेना देना। आप कहेंगे क्या मतलब सर, अवेयर हो गए हम आपकी वीडियो देखकर, अब देश कहां से मजबूत हो जाएगा? अभी होगा, आगे आगे चलते हैं कैसे होगा। जैसे एग्जांपल देता हूं, स्कैंडिनेवियन नेशंस में क्या था कि ये जो आप एरिया देख रहे हैं, बाल्टिक सी, नॉर्थ सी, जो किसान होते थे, अगर उन्होंने कुछ फसल बनाई है तो यहां पर ओपन उनका मूवमेंट होता था। जबकि अदर, मैं यूरोपियन देशों की बात करूं, ये अदर देशों के बारे में बात की हुई है, तो उन्होंने जगह जगह डिफरेंट पोर्ट्स पे बैरियर्स लगाए हुए थे और उन बैरियर्स पे एंट्री पे ह्यूज टैक्स लेते थे। लेकिन यहां पर हमें जो सोसाइटी देखने के लिए मिली अपनी रिसर्च में, तो वो लिबरल थी। लिबरल मतलब किसान यहां से यहां पर, जहां पर उसको बेहतर दाम मिल रहा है, इन सीज का इस्तेमाल करके अपना व्यापार कर पा रहा है, मर्चेंट्स आसानी से जा पा रहे हैं। और जब आती है हैवी टैक्स देने की बात, तो वो हैवी टैक्स इनसे नहीं वसूला जाता। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि वो पीजेंट के पास ऑप्शन है। मुझे बताइए कितनी जगह पर पीजेंट सही दाम ना मिल पाने के कारण ही तो मजबूरी में जल्दी में बेच देता है, क्योंकि यहां पर एक ओपन सिस्टम था, इस पूरे स्कैंडिनेविया में ओपन सिस्टम। तो ऐसे में आसानी से वो इधर उधर कितनी जगह पर अवेलेबिलिटी उसकी थी, मर्चेंट्स आसानी से आ जा सकते थे। एग्जाम्पल देता हूं, जैसे कि कुछ जगह पर होता था कि लॉर्ड को टैक्स वसूलना है, यानी कि किंग ने कह दिया कि देखो ऐसा है, टैक्स वसूलने की जिम्मेदारी इस एरिया में इस लॉर्ड की है, पुलिसिंग की जिम्मेदारी, सोल्जर्स की जिम्मेदारी इस लॉर्ड की है। जब लड़ाई लड़ने की बात आएगी तो इस लॉर्ड को बुलाएंगे, अब जितना रेवेन्यू कलेक्ट करेगा उसमें से एक बड़ा शेयर किंग को देगा। ऐसा होता था। अब वहां पीजेंट से जब टैक्स वसूलना है, अगर नहीं दिया जो लॉर्ड ने कहा है, तो लॉर्ड सोल्जर भेज देगा। ऐसा अदर जगह होता था, लेकिन स्कैंडिनेवियन नेशंस में ऐसा नहीं हो पाता था। कारण, क्योंकि यहां पर एलीट कभी इतने पावरफुल हुए नहीं। क्यों नहीं हुए? क्योंकि यहां कम्युनिटी वाज वेरी मच यूनाइटेड फ्रॉम दिस स्टेज ऑफ ट्रांजिशन। ये एक अलग केस स्टडी है स्कैंडिनेविया की सोसाइटी की। जैसे अदर कंट्रीज में फार्मर्स, एक तरीके से लॉर्ड ने कहा भाई देखो राजा को जरूरत है, देश को जरूरत है, तुम्हें अपनी कमाई का 70% देना पड़ेगा, 60% देना पड़ेगा। तो किसान के पास कोई तरीका नहीं है। एक तरीके से किसान अपनी कमाई का एक बड़ा भाग दे दे रहा है उस लॉर्ड को, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं था। तो आप खुद ही बताइए, जब एक बड़ा भाग नहीं जा रहा तो क्या कंसेंट्रेशन ऑफ वेल्थ एट द लेवल ऑफ लॉर्ड, एट द लेवल ऑफ फ्यू पीपल होगा? क्या नहीं होगा। यहां पर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में तो फार्मर्स लाइक सड्डा हक, मतलब हमारा हक है भाई, हमारी प्रोड्यूस है। और यहां पर जो सरकार है ना, वो सरकार इस वजह से है क्योंकि वो कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है, सुरक्षा प्रोवाइड कर रही है, उसके एवज में हम आपको टैक्स दे रहे हैं, लेकिन ये जो हक है ना, ये हमारा है।
तो अगर किसान के पास एक बड़ा कॉर्पस रह जाएगा, मैं किसानों की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि स्टार्टिंग में सोसाइटी क्या थी, एग्रीकल्चर बेस्ड थी और ट्रांजिशन हो रहा था इंडस्ट्री में, तो ज्यादा लोग तो भाई यही थे, है ना। तो ऐसे में उनके पास अब ज्यादा पैसा था री इन्वेस्ट करने के लिए अपने एग्रीकल्चर पर। लैंड अगर ओनरशिप उनके पास, किसानों के पास रह जाएगी, जो कि एक्सप्लॉयटेटिव सोसाइटीज में नहीं हो पाता, तो एक लार्ज मिडिल क्लास इस सोसाइटी में होगी कि नहीं होगी? लार्ज मिडिल क्लास बिल्कुल होगी, ये इसका अल्टीमेट रिजल्ट होगा। तो मिडिल क्लास है तो मिडिल क्लास एजुकेशन पे, हेल्थ पे, अदर एरियाज में भी इन्वेस्ट करेगी कि नहीं करेगी? और ऐसे में क्योंकि यहां पर जो क्लास थी लोगों की, दे वर पॉलिटिकली अवेयर। यहां पर एक इंटरेस्टिंग एक्चुअली पर्सपेक्टिव है जो एक हना अरेंट, एक पॉलिटिकल थिंकर हुई हैं, उनका कहना है कि जिस सोसाइटी में पीपल कनेक्ट विद देमसेल्फ एज जून पॉलिटिकॉन, आप कहेंगे जूलॉजी तो पढ़िए, जून पॉलिटिकॉन क्या है? हना अरेंट कहती हैं कि हर एक इंसान एक्चुअली जून पॉलिटिकॉन है। आप कहेंगे क्या कह दिया है? उनका कहना है कि आप, हम एक ऐसे समय में पैदा हुए हैं कि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी पता है क्या है? पैसा। आप कहोगे सर बात तो फैक्ट वाली है ना? आप कहोगे सर गलत क्या है इसमें? सर पैसे से ही तो सब कुछ आता है। बात आपकी ठीक है, बट मैं कह रहा हूं फर्स्ट प्रायोरिटी पैसा बन गई, फर्स्ट प्रायोरिटी नौकरी बन गई, रिश्ते नहीं है फर्स्ट प्रायोरिटी, टुगेदरनेस नहीं है फर्स्ट प्रायोरिटी, बच्चों के साथ समय बिताना नहीं है फर्स्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी है पैसा। अब क्या आप कल्प्रिट हैं? क्या हम कल्प्रिट हैं? नहीं, हम ऐसे सिस्टम में जी रहे हैं, हमारे पास कोई और तरीका नहीं है ना। तो अब ऐसे सिस्टम में हम जी रहे हैं जहां पर फर्स्ट प्रायोरिटी अगर इकोनॉमिक स्फीयर होगा तो पॉलिटिकली एक्टिव हम रहेंगे क्या? पॉलिटिकली एक्टिव होने का मतलब यही नहीं है कि चुनाव लड़ना है आपको या किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो केवल यही बातें करनी, नहीं नहीं नहीं। पॉलिटिकली एक्टिव होने का मतलब है कि आप जानकारी रखने की कोशिश करते हो कि भाई ये सिस्टम ऐसा है क्यों, ये ऐसे कानून बनते हैं तो इसका मुझ पर इंपैक्ट क्यों होता है, अगर महंगाई बढ़ती है तो महंगाई किस कारण से बढ़ रही है, सरकार और क्या कर सकती थी, या कौन से कानूनों में क्या खामियां हैं। जब जिस देश में जनता अवेयर होती है, जिस देश में जनता अपने पर्सपेक्टिव रखती है, सरकार से कहता आप एक तरीके से काम के लिए रखे गए हो, समझ रहे हैं? हर कोई अगर पे उसको किया जा रहा है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो सीएम हो, चाहे कोई डीएम हो, हर किसी की एक जिम्मेदारी है। आप कमा रहे हैं तो उसका एक बड़ा भाग आप हर एक चीज पर टैक्स दे रहे हैं, जैसे जीएसटी हुआ, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, कितने सारे टैक्स हैं, तो आपको चाहिए सर्विस। दैट इज व्हाट गवर्नमेंट इज फॉर। यहां पर वो देखा गया, यहां पर दे वर सेइंग गवर्नमेंट यू आर अ सर्विस प्रोवाइडर। तो जब हम पॉलिटिकल अवेयरनेस को फर्स्ट प्रायोरिटी रखते हैं तो ऐसे में हम अपने जून पॉलिटिकॉन यानी कि ट्रू नेचर की तरफ जाते हैं। हना अरेंट कहती हैं कि कोई भी ऐसा हो ही नहीं सकता जो कह दे अरे राजनीति से और इनसे मुझे क्या ही फर्क पड़ रहा है। अरे आप कितना ही कमाते रहो, वहां पे जो राजनेता है पता है इनको तो ज्यादा पता नहीं है, तो बड़े उद्योगपतियों के साथ मिलकर बड़ा पैसा उनको दे देंगे, देश के रिसोर्सेज आसानी से उनको दे देंगे, तो रेवेन्यू कम होगा तो आपसे प्यार से टैक्स लेकर वसूल लेंगे, तो कमाते रहो जितना कमाना है, अल्टीमेटली नेगेटिव इंपैक्ट आप पे आना है। तो इससे शुरू से ही आप ये पर्सपेक्टिव रखना स्टार्ट कर दो जो स्कैंडिनेवियन नेशंस ने रखा। हीरोइज्म मत बनाओ, पर्सनालिटी कल्ट मत बनाओ, सम्मान करो काम का, व्यक्ति के काम से व्यक्ति जाना जाता है, राइट? तो वो चीज उन्होंने देखी। लार्ज ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल, क्योंकि उनके पास लैंड था, मिडिल क्लास, कहा कि भाई ये साडा हक, देवर एक्टिव, देवर टुगेदर, तो इस वजह से लोड जो है ज्यादा टैक्स भी नहीं वसूल पाए। पार्टिसिपेटेड इन पॉलिटिकल सिस्टम, जो मैंने आपको बताया कि पॉलिटिकल क्या कानून बनेगा, देवर वेरी अवेयर, राइट? इस वजह से फेयर डिस्ट्रीब्यूशन, आई वुड से फेयर डिस्ट्रीब्यूशन वो करा पाए रिसोर्सेस का। यानी कि सरकार को अगर हम टैक्स दे रहे हैं, हाई टैक्स देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन हमें क्या मिलेगा बताओ जरा, राइट? गवर्नमेंट से कहा कि आप बनाओ इंफ्रास्ट्रक्चर, और इंफ्रास्ट्रक्चर से इकोनॉमी में आएंगे इंडस्ट्रीज, तो ऐसे में बेटर होगा। लेकिन कई यूरोपियन देशों में ऐसा भी देखा गया कि जो फैक्ट्री ओनर्स थे वही रेल रोड बना रहे थे, मतलब जो रेल की पटरियां वो फैक्ट्री ओनर बना रहा है। तो आप सोचो, जहां पर फैक्ट्री ओनर ही रेल की पटरियां बना रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी देश का वो बना रहा है, तो वो गवर्नमेंट पर एक होल्ड रखेगा कि नहीं रखेगा? और ये सीधा सा रूल है, या तो आप इस इंडस्ट्रीज पर एक अपना यू कैन से कनेक्शन रखो कि वो यू कैन से मिसयूज ना करें, एक्सप्लॉइट ना करें, नहीं तो वो सरकार पर होल्ड रख लेंगे। तो यहां पर होल्ड सरकार के पास रहा और सरकार जनता के पास रही, तो ऐसे में सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, इंडस्ट्रीज दी। इसके बाद ओपन इकोनॉमी का बड़ा प्लस पॉइंट मिला, यानी कि इन्होंने आपस में व्यापार किया। इन्होंने देखा हमारे पास क्या है एडवांटेज, हमारे पास ट्री कैनोपी है, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, तो इन्होंने इंडस्ट्री डेवलप करी टिम्बर की, पल्प की, पेपर की। मैं शुरुआती दिनों की बात कर रहा हूं, और इसको एक्सपोर्ट करना स्टार्ट इन्होंने किया।
किसी भी इंडस्ट्री को चलना है तो एनर्जी चाहिए। इन्होंने कहा यार दुनिया भाग रही है, ऑयल ऑयल लड़ रहे हैं, मिडिल ईस्ट को बिल्कुल जंग का मैदान बना दिया है, जियोपॉलिटिक्स पे फोकस है, इसको ऐसे सेट करते हैं, इसमें आपस में लड़ाई लड़ाते हैं, इस चक्कर में पड़े हुए हैं कितने सारे देश। उन्होंने कहा शांति से देखो हमारे पास क्या एडवांटेज है। डेनमार्क ने देखा यार विंड एनर्जी है, लेट्स फोकस ऑन विंड एनर्जी। फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे ने देखा अरे यार हमारे पास हाइड्रो पावर पोटेंशियल है, तो लेट्स फोकस ऑन दैट। आइसलैंड ने देखा जियोथर्मल, लेट्स फोकस ऑन दैट। तो जब दुनिया लड़ाई की तरफ जा रही है तो ये फोकस कर रहे हैं जो हमारे पास अवेलेबल है उस टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करो। ओपन इकोनॉमी रखी तो आपस में ट्रेड आसानी से कर पाए। राइट आउटसाइड देयर बॉर्डर्स देयर आर बिग कंट्रीज। तो इन्हें समझ में आया कि यार हमारे पास अगर कुछ मिनरल्स हैं तो क्या ना उन मिनरल्स को हम एक्सपोर्ट करते हैं यूरोपियन नेशंस को। तो अदर यूरोपियन नेशन जैसे जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन, इनको इन्होंने एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया, रशिया को भी एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया और वहां से कुछ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स ये खरीद लेते थे। बाकी जो यूरोपियन जो इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमीज थी उनको रॉ मटेरियल चाहिए था, ये रॉ मटेरियल दे रहे थे। लेकिन जल्दी इनको एक बात समझ में आ गई, भाई केवल रॉ मटेरियल देने से हम अमीर नहीं बनेंगे। अमीर बनने के लिए बनाना होता है एक सिस्टम जिससे कंटिन्यूसली आप कुछ ऐसा बनाते रहो जिसकी दुनिया को जरूरत हो और आपके पास पैसा आता रहे। क्योंकि अगर अमीर बनने की कोशिश करोगे कि चलो यार तेल का कुआं बेच देते हैं ऑयल, कितने साल बेच लोगे भाई? आपके पास ये आयरन रिजर्व से कितने साल बेच लोगे? तो इसी वजह से इन्होंने अब ट्रांजिशन कर लिया अपनी इकोनॉमी में फूड प्रोसेसिंग। इट इज जस्ट वन एग्जाम्पल, स्टील मैन्युफैक्चरिंग फूड, क्योंकि फिनलैंड के पास आयरन था, स्टील मैन्युफैक्चरिंग अब खुद बनाएंगे, राइट? फूड प्रोसेसिंग प्लस इन्होंने देखा कि यार हम जो है हमारे पास जनता है कम, तो हम लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री में तो जा नहीं सकते, लेकिन हमें जनता को इनकम करानी है ज्यादा। तो जनता को इनकम कब कराओगे? जब हाईटेक प्रोडक्ट्स बनाओगे। तो देवर अमंग द पाइनियर्स ऑन द जनरेटर इंडस्ट्री। जब दुनिया को जनरेटर की जरूरत थी तो उन्होंने कहा जनरेटर बनाते हैं ना। दे फोकस्ड ऑन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स व्हेन इट वाज वेरी मच नीडेड। तो हाई स्किल्ड लेबर फोर्स इन्होंने डेवलप करी। जब हार्ड टाइम्स चल रहे थे डिप्रेशन के, तो कितने सारे देशों ने क्या करा कि चलो अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट कर लेते हैं, दूसरों की एंट्री नहीं करने देंगे। इन्होंने क्या करा, अरे ओपन करो इकोनॉमी को आपस में। यानी कि स्कैंडिनेवियन नेशंस ने आपस में ट्रेड को जारी रखा। इसके लिए 1930 में इन्होंने ओस्लो एग्रीमेंट किया था। तो आपस में व्यापार चलता रहा, तो दे वर एबल टू एक्चुअली सेल थ्रू दिस टफ टाइम। कहते हैं ना अगर साथ हो तो भाई टफ टाइम गुजर जाता है, अगर अपना अपना सोचोगे टफ टाइम में तो मुश्किलात होंगे। 1989 में जब सोवियत यूनियन ब्रेक हो गया तब इनको एक धक्का लगा। क्यों? क्योंकि सोवियत यूनियन के साथ एक मैसिव ट्रेड इनका चल रहा था, जैसे फिनलैंड का, स्वीडन का। तो अब इन्हें लगा कि अब तो यूरोप की तरफ हमें ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, तो इन्होंने यूरोप की तरफ फोकस करा। तो कहने का मतलब यह है कि दे वर ऑल्सो फॉलोइंग दिस स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, यानी कि आइडियोलॉजिकल अलाइनमेंट्स में पढ़ना नहीं है, अपने देश की इकोनॉमी, अपने देश के लोगों का वेलफेयर पर फोकस करना है। स्ट्रक्चर ऑफ यूनियंस, इसका बहुत बड़ा रोल है इनकी डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स पे। इनके यहां पर जो फार्मर्स हैं उनकी यूनियन, वर्कर्स की यूनियन, इवन एम्प्लॉयर्स की यूनियन काफी मजबूत हैं। तो ऐसे में आप कहेंगे अच्छा सर यूनियन तो जब भी हम नाम सुनते हैं ना तो वहां तो बेड़ा गर्क ही होता है, क्यों सर स्ट्राइक हो जाती है? नहीं नहीं, एक्चुअली इसके केस में क्या हुआ कि वर्कर्स की यूनियन या फार्मर्स की यूनियन है तो मिलकर वो बेटर प्राइस ला पाए। अगर एम्प्लॉयर्स की यूनियन है तो एम्प्लॉयर्स भी सरकार के साथ मिलकर एक बीच में मीडिएशन के थ्रू दे वर एबल टू फॉर्म बेटर पॉलिसीज। तो कहने का मतलब हुआ सरकार को एक रेडीमेड स्ट्रक्चर मिल गया कि भाई ये वेल फॉर्म्ड वर्कर यूनियन है, ये फार्मर्स यूनियन है, ये एम्प्लॉयर्स की यूनियन है, फैक्ट्री ओनर्स की यूनियन है। अल्टीमेटली हमें सबके लिए बेस्ट करना है, तो भाई जितना बेस्ट इनके लिए सैलरी हो सकती है वो बेटरमेंट कर दो, जितना फैक्ट्री ओनर्स के लिए लेवरेज हो सकती है कानून में वो कर दो। तो ऐसे में गवर्नमेंट एक्चुअली प्लेड अ वेरी यू कैन से वेल सेटल्ड रोल इन नेगोशिएशंस, क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत मजबूत था। अब ऐसा नहीं था कई लोग कहेंगे नहीं भाई हम तो अलग से आएंगे, नहीं नहीं, जब यहां पर फैसला हो चुका है इस ग्रुप वाइज तो फिर क्या करने की जरूरत। नेशन वाइड जो यूनियंस है इसका बहुत बड़ा रोल हुआ, और ये क्यों हो पाया? क्योंकि पॉलिटिकल अवेयरनेस थी, पीपल वर एक्टिव। अब देखिए यहां पर टैक्स का कितना जबरदस्त पॉइंट है। यहां पर एक वर्चुअस साइकिल हम इसको कह रहे हैं। अगर ये देश ज्यादा टैक्स लेते हैं तो ये इसके बदले बहुत कुछ देते हैं। आप कहेंगे सर ज्यादा टैक्स, ओहो अभी दिल बैठ सा रहा है, पहले से ही टैक्स देकर सर मजबूर हैं। अब जरा ये देखिएगा उस टैक्स के पैसे को खर्च कैसे किया जाता है। तो ये डिफरेंट कंपोनेंट्स है, इंडिविजुअल टैक्स आपको दिख रहा है, सोशल सिक्योरिटी टैक्स दिख रहा है, लेकिन इसके बदले होता क्या है? गारंटी दी जाती है क्वालिटी एजुकेशन की, हेल्थ की। क्योंकि सरकार के पास टैक्स ज्यादा होता है तो दे आर एबल टू इन्वेस्ट ऑन एजुकेशन, यानी कि वो टीचर्स, जैसे कि फिनलैंड और स्वीडन की बात करें तो कहा जाता है कि इनका जो गवर्नमेंट का और जो एजुकेशन का मॉडल है इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट। यहां पर हाई पेइंग टीचर्स मिलते हैं।
तो आप मुझे बताइए कि अगर किसी में पैशन है पढ़ाने का लेकिन पैसा नहीं है टीचिंग में, तो फिर क्या होगा? दूसरे देशों में एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। दूसरे देशों में जिनमें पैशन था ना पढ़ाने का, और लेकिन पढ़ाने से पैसा ज्यादा नहीं मिल रहा था, तो वो कुछ और काम करने लग गए। तो कुछ और काम करने लग गए तो उसमें भी कुछ ज्यादा बेस्ट तो करेंगे नहीं। लेकिन अगर आपने टीचिंग प्रोफेशन में अच्छा पैसा दे दिया तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बेटर होगी कि नहीं होगी? बच्चे जो हैं ज्यादा नॉलेजफुल होंगे कि नहीं होंगे, जैसे आप हो रहे हैं? हाई स्किल्ड वर्कफोर्स होगी कि नहीं होगी? अरे बिल्कुल होगी हाई स्किल्ड वर्कफोर्स। तो ऐसे में अब देखिए सबको कितनी सहूलियत है। कंपनीज को बेटर एम्प्लॉयज मिलेंगे, क्यों? क्योंकि भाई टीचर्स एजुकेशन सिस्टम पर अच्छा इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो नाउ वी हैव एम्प्लॉयज हु आर हाई स्किल्ड। एम्प्लॉयज अगर हाई स्किल्ड हैं तो अच्छी सैलरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी भाई। और सैलरी अच्छी देने में क्या दिक्कत है? अगर कोई हाई स्किल्ड है, बेटर क्वालिटी प्रोड्यूस कर सकता है, बेटर प्रॉफिट ला सकता है, उसको मालिक को भी सैलरी देने में क्या दिक्कत है कि नहीं? प्रॉफिट का हिस्सा ही जा रहा है। गवर्नमेंट को क्या मिलेगा? जब इन्हें सैलरी अच्छी मिल रही है तो गवर्नमेंट को टैक्स अच्छा मिलेगा, राइट? और गवर्नमेंट को टैक्स अच्छा मिलेगा तो गवर्नमेंट इन सब चीजों में, इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा खर्च कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी? हेल्थ पर एटसेट्रा ज्यादा खर्च कर पाएगी नहीं कर पाएगी? कर पाएगी। तो यानी कि हमें पता लगा कि ये जो है वर्चुअस साइकिल बन गई। तो इसी वजह से एजुकेशन में पैशनेट पीपल का आना जरूरी है कि नहीं? बताइए कमेंट्स में बताना, लाइव चैट में नहीं। नाउ मोर मनी टू स्पेंड इन हाई क्वालिटी स्कूल्स, बेटर रोड्स, मोर सोशल वेलफेयर। तो इससे अल्टीमेटली फायदा हुआ। इनका वेलफेयर सिस्टम वन ऑफ द बेस्ट कहा जाता है। यहां पर अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट मिलते हैं। आप कहोगे सर अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट नेगेटिव बात है सर। बेरोजगारी भत्ता, यहां पर बेरोजगारी भत्ते का मतलब यह है कि भाई तुम्हें ये एक बेसिक गारंटीड इनकम दे रहे हैं। इस समय में तुम्हारे पास बेसिक इतनी एजुकेशन के बाद जॉब नहीं लेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप और क्वालिटी एजुकेशन लो, क्योंकि भाई तुम्हें इनकम तो दे रही है ना सरकार। कोई रिस्क लेकर बिजनेस करो। तो मुझे बताइए रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी ऑफ दीज पीपल, यंगर जनरेशन, इंप्रूव होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी, राइट? तो यानी कि दिस इज एक्चुअली बेटर। कई देशों में क्या होता है, अब कई देशों से इनका सिस्टम ऐसे अलग क्या है, जैसे वेस्टर्न नेशंस की बात करूं, यूरोप के अदर नेशंस की बात करूं, यूएस की बात करूं, तो आपको वेलफेयर के नाम पर जो फॉर एग्जांपल सोशल सिक्योरिटी मिलती है, मैं बता रहा हूं कैसे ये डिफर है, कैसे वो बेटर है अदर डेवलप्ड नेशन से। वहां पर क्या होता है कि आपको अपनी सैलरी का एक भाग देना ही देना है, जैसे कि एनपीएस में देना है, नेशनल पेंशन स्कीम में देना है, अदर सोशल सिक्योरिटी अरेंजमेंट के लिए देना है। फिर आपकी कंपनी भी उसमें कंट्रीब्यूट करती है, जैसे कि प्रोविडेंट फंड होता है कि नहीं? लेकिन यहां पर जो यूनियन फेडरेशंस थी 19th एंड 20th सेंचुरी में, उन्होंने पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज किया और कन्विंस किया सरकारों को कि भाई ये सिस्टम बदलना पड़ेगा। हमें वेलफेयर इस बात पर नहीं मिलेगा कि भाई हमने कितना कंट्रीब्यूट किया या कितना समय काम किया। अभी आपने कुछ समय पहले देखा होगा फ्रांस में लोग सड़कों पर थे, क्यों? मैक्रोन ने एज को 64 कर दिया कि भाई साहब 64 साल काम करना पड़ेगा तब जाके पेंशन मिलेगी। लोग कहते हैं ये क्या बात है भाई, 62 साल तक काम कर, अपनी सैलरी से टैक्स कटा रहे हैं, सोशल सिक्योरिटी में कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं, फिर आप कह रहे हो और 2 साल काम करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर क्या है, रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ यू रिसीव अ पेंशन फ्रॉम गवर्नमेंट, तो आपको गवर्नमेंट से पेंशन मिलेगी। आइसलैंड ने 1946 में स्टार्ट कर दिया था और नेक्स्ट डिकेड में अदर स्कैंडिनेवियन नेशंस ने कर दिया था। आप कहोगे पैसा कहां से आ रहा है? पैसा आ रहा है जो हाई टैक्सेस इन्वेस्ट होते हैं एजुकेशन में, हेल्थ में, अदर में, तो उससे इतना मैसिव दे आर एबल टू कलेक्ट रेवेन्यू दैट दे आर एबल टू सस्टेन दीज वेलफेयर स्कीम्स। अब कॉस्ट ऑफ पॉवर्टी की बात करते हैं। जैसे कि कई देशों ने कहा यार पॉवर्टी इज एक्सपेंसिव, तो पॉवर्टी में वेलफेयर स्कीम में ज्यादा नहीं खर्च करना चाहिए। अच्छा चलो मान लो आप बचा लो पैसा, मतलब आप कह रहे हो कि भाई गरीबी हटाओ, नहीं करना है, बचा लो आप पैसा। क्या होगा फिर? अगर आपके देश में पोलियो की वैक्सीन जनता को चाहिए, आपने कहा फ्री में कुछ नहीं मिलेगा, पैसा देना पड़ेगा, गरीबों पैसा दो, अगर नहीं मिला तो होने दो पोलियो, ऐसा सोच रहे हो? अगर पोलियो हो गया तो मुझे बताइए जिनमें पोटेंशियल था कि ये अच्छे एम्प्लॉयज बन सकते थे, अच्छे कंट्रीब्यूट करते थे इकोनॉमी में, क्या कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो क्या कंपनीज को बेटर एम्प्लॉयज मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। तो यानी कि ये फर्दर पुअर रह जाएंगे, नहीं रह जाएंगे? रह जाएंगे। अगर गरीबी में आदमी, तो क्या होगा? उसके पास 2 चॉइस हैं जी, या तो वो मर जाए भाई, है कि नहीं, मतलब स्टार्व टू डेथ, ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, या फिर वो स्टील करे फूड को, या फिर चोरी करे। क्या करेगा वो बताइए? भाई साहब वो चोरी करेगा, क्योंकि मरना कोई नहीं चाहता। तो ऐसे में अब वो चोरी करेगा तो सरकार है आपकी, आपने तो पैसा बचाया था, बच्चों पे पैसा तो आपको खर्च करना नहीं था वेलफेयर स्कीम्स पे, अब बच्चे को करनी पड़ रही है चोरी, या जब वो बड़ा हो गया चोरी करनी पड़ रही है क्योंकि इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ उसके हेल्थ पे, एजुकेशन पर। मैं उन देशों पर इंडिकेट करना चाहता हूं जिनका हेल्थ और एजुकेशन पर बजट बेयर मिनिमम होता है।
तो अब क्या होगा? अब आपको चाहिए कि भाई सरकार की नाकामी हो जाएगी, क्रिमिनल्स बढ़ रहे हैं सोसाइटी में, तो आपको जेलों पर भी खर्च करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो मुझे ये बता दो, जेलों पे खर्च करने में पैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? जेलों में भी, जेल बनाना भी तो एक्सपेंसिव है भाई। तो यहां पे पैसा बचा सकते थे अगर यहां पर पैसा खर्च कर देते, फ्री कर देते इन वैक्सीन्स को, है कि नहीं? तो ये काम स्कैंडिनेवियन नेशंस ने कहा कि भाई हमें समझदारी है, हम हेल्थ पर, एजुकेशन पर खर्च करेंगे, जिससे हमारे देश में पॉवर्टी कम होगी, पॉवर्टी कम होगी तो लेस चांसेस होंगे कि लोग क्रिमिनल्स बनने की तरफ जाएं, राइट? तो स्कैंडिनेवियन मॉडल्स इस वे में हमारे पास सक्सेसफुल मॉडल है। नेक्स्ट देखिए जबरदस्त चीज, जैसे यहां पर पेरेंट्स हैं, यानी कि मदर फादर दोनों को लॉन्ग पेरेंटल लीव्स मिलती हैं। आप किसी भी सेक्टर में हो, आपको पेरेंटल लीव्स मिलेंगी, दिस इज प्रायोरिटी। प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर मिलेगा, कारण मतलब फादर को ही मिलेगी। कारण उनका मानना है कि दोनों पेरेंट्स जब बच्चे की परवरिश में समय बिताएंगे तभी ये बच्चा बेटर ग्रो हो पाएगा और इन दोनों को भी एक्चुअली वो खुशहाल जीवन का फायदा मिलेगा। नहीं तो सुबह होती है, शाम होती है, ऑफिस और पैसा, ईएमआई, वही होता है, सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। बच्चा बड़ा हो जाता है, बच्चा फिर पेरेंट्स को तमाम करता है, तुमने समय कहाँ दिया मुझे, पैसा कमा रहे थे तुम, तो पैसा तो मैं तुमसे ज्यादा कमा लूंगा। तो पॉइंट इज कि ऐसे में जो इश्यूज होते हैं, फॉर एग्जाम्पल दीज साइकोलॉजिकल इश्यूज, डैडी इश्यूज, परवरिश में कमी रह गई, तो वो काम नहीं हो पाएगा अगर पेरेंट्स को प्रॉपर टाइम दिया जाए, चाहे वो गवर्नमेंट में हो, प्राइवेट सेक्टर में हो। जो वर्क लाइफ बैलेंस है इसको प्रायोरिटाइज किया जाए। तो स्कैंडिनेवियन नेशंस हैव फोकस्ड ऑन दिस ऑन पॉलिसी मैटर, केवल मम्मी को नहीं, पापा को भी, राइट? तो जो पेरेंट्स हैं, फादर्स हैं, उनको भी यहां पर अगर मिल रहा है तो दे आर ऑल्सो मोर हैप्पियर, और जो बच्चे हो रहे हैं वो भी सक्सेसफुल हो रहे हैं, राइट? कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर देखिए, जैसे कि अगर यूएस एंड अदर जगह देखा जाए तो पीपल रिसीव वेलफेयर, अगर आप गरीब हो ये आपका कंट्रीब्यूशन कितना है, राइट? लेकिन यहीं अदर यूरोपियन नेशंस में सेम यही मॉडल हो रहा है। लेकिन देखिए स्कैंडिनेविया में क्या है, यू रिसीव असिस्टेंस रिगार्डलेस ऑफ हाउ मच यू वर्कड। तो कहने का मतलब है कि अगर आप हाई टैक्सेस दे रहे हो तो उससे आपकी फ्री एजुकेशन हो रही है, हेल्थ केयर में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, क्वालिटी हेल्थ केयर है। वो डिवीजन नहीं है कि प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप देखकर कहते हो अरे यार गवर्नमेंट हॉस्पिटल यार, नहीं रिस्क नहीं लेना, ऐसा नहीं है। वहां पर क्वालिटी हेल्थ केयर है। तो अब अगर इसमें इन्वेस्टमेंट है तो जाहिर सी बात है आपको ऐसा बनाया जा रहा है सिस्टम द्वारा कि आप ज्यादा कमा भी सकते हो। आप ज्यादा कमा सकते हो तो ज्यादा टैक्स देने में क्या दिक्कत है भाई? मतलब ये वाली बात होगी, नहीं जी टैक्स ज्यादा नहीं देना, लेकिन मैं इतना ही कमाऊंगा। जब इतना कमा सकते हो, ऐसी कैपेबिलिटी ये देश आपके लिए बना रहा है, तो जाहिर सी बात है इतना टैक्स देने में क्या दिक्कत है? पहले इतना बच रहा था, अब इतना बचा पा रहे हो, तो बेस्ट है कि नहीं? तो केक को पीस, मतलब केक को बड़ा करो ना, प्रपोर्शन पे लड़ने में क्या जा रहा है? मतलब व्हाट इज द पॉइंट कि नहीं इतना नहीं इतना। तो दिस इज हाउ दे आर एक्चुअली इंप्रूविंग देयर सिस्टम, राइट? तो ऐसे में एक तरीके से एवरीबडी रिसीव्स अ पेंशन, एवरीवन रिसीव्स अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। तो ऐसे में हर किसी का फोकस पढ़ने पर है, अपने बिजनेस को स्टार्ट करने पर है, यानी कि उसके लाइवलीहुड का तो रिस्क नहीं है। 1970s 80s में स्कैंडिनेवियन मॉडल को एक बात पता लग गई थी कि भाई अगर हमें सैलरीज बढ़ानी है, अगर हमने सैलरीज बढ़ाई तो क्या होगा कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं महंगे हो जाएंगे। हमारे प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे तो अदर जगह बिकेंगे नहीं, राइट? वो चीप प्रोडक्ट्स खरीद लेंगे अदर यूरोपियन कंट्रीज से। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि हमें सैलरी तो बढ़ानी है, लेकिन हमें दूसरे से कंपटीशन में जीतना भी है। तो दूसरे से कंपटीशन में जीतना है तो वो मत बनाओ जो दूसरा आपसे सस्ता बना सकता है, आप वो बनाओ जो दूसरे से बेहतर है। दूसरा बना ही नहीं रहा है, अगर फ्यूचर में बनाएगा तो उसको काफी समय लग जाएगा बनाने में, यानी कि हाई टेक्नोलॉजी सेक्टर में इन्वेस्ट करो, राइट? सो दिस इज व्हाट दे डिड। उन्हें नहीं चाहिए था कि साउथ कोरिया, ताइवान सस्ते में बना दे और हम भी फिर उनके साथ कंपीट करें। वो हाई टेक क्वालिटी प्रोडक्ट्स पर बनाना चाहते थे। तो ऐसे में उन्होंने इन्वेस्ट किया रिसर्च पर, राइट? उस टाइम ये नहीं सोचा कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। पॉइंट है रिसर्च करोगे तो अल्टीमेटली ह्यूमन रिसोर्स तो इंप्रूव होगा ही होगा, राइट? तो जो जनरस वेलफेयर सिस्टम था, तो ऐसे में लोगों के पास भी उन्हें रिस्क कम लगा और उन्होंने एक्सेलेंस मतलब एजुकेशन में अच्छा इन्वेस्टमेंट किया, राइट? तो ये यहां पर हुआ। अब जरा इसका एक नजराना देखिए आप, 24 से 25 साल ऑन एन एवरेज वहां पर बच्चे पढ़ने में लगे हुए हैं। मीडियन एज है कॉलेज एजुकेशन की 24 से 25 साल। यूएस और आयरलैंड में 20 से 21 है। आपको नहीं लगता कि अन्य देशों में इससे भी कम है? बहुत जल्दी बच्चों को कमाने के लिए जाना पड़ता है, तो कई बार वो अपने फिर एजुकेशन पर नहीं फोकस कर पाते। आई एम नॉट सेइंग कि कमाई और एजुकेशन साथ साथ नहीं चल सकती इन दिस एज
1920, नो, दैट इज अ सेपरेट डिबेट, वो हो सकता है, बट द पॉइंट इज वो फॉर्मल कॉलेज एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में दे आर देयर बिकॉज उनको ये रिस्क नहीं है कि नौकरी नहीं मिलेगी, बिकॉज क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है, मार्केट ओरिएंटेड स्किल मिल रही है, मिल जाएगी। उनको ये भी रिस्क नहीं है कि इमीडिएटली कैसे घर चलेगा अगर नहीं मिली नौकरी। अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट मिल रहा है, और अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट बेइज्जती वाली बात नहीं है वहां पर, क्योंकि ये बेनिफिट इसलिए कि आप कुछ और स्किल सीख लो, कोई बिजनेस कर लो, राइट। उन्होंने इस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पर फोकस किया जिसको दुनिया की दरकार थी, जरूरत थी, तो उन्होंने इलेक्ट्रिक मोटर्स बनाए, जनरेटर्स बनाए, वन ऑफ द बेस्ट। जब स्मार्टफोन नहीं आया था तो उससे पहले जो ये आप फोन्स देख रहे हो, नोकिया का नाम सुना ही होगा, आपने यूज भी किया होगा, राइट, वो स्कैंडिनेवियन नेशन से ही बनकर आ रहा था, यहीं से बनकर आ रहा था। ऐसी ऑटोमेशन, अभी फिलहाल ये ऑटोमेशन, मेडिकल टेक्नोलॉजी, मेट्रोलॉजिकल टेक्नोलॉजी, इसमें हैविली इन्वेस्ट कर रहे हैं। कंक्लूजन के तौर पर हमें पता लगा कि अगर दुनिया में अलग अलग देश स्कैंडिनेवियन नेशंस की इस स्ट्रेटजी पर सोचें, अपने देश की, हर एक देश की अपनी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, लेकिन सॉल्यूशन तो हेल्थ और एजुकेशन से होकर जाता है। अगर ऐसा हुआ तो किसी भी बच्चे को सोचना नहीं पड़ेगा कि गरीबी की वजह से मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं। स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ एजुकेशन मिलेगी, एम्प्लॉयर को बेस्ट ऑफ वर्कफोर्स मिलेगी, पेरेंट्स को समय मिलेगा अपने बच्चों के साथ बिताने का, वो खुशहाल रहेंगे, परिवार खुशहाल रहेगा, अच्छा परिवार बनेगा। अगर नौकरी चली भी गई तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि सरकार वहां पर है आपके ख्याल के लिए। तो हाई स्ट्रेस में आप नहीं रहोगे, क्योंकि गवर्नमेंट इज देयर टू टेक केयर ऑफ यू, बिकॉज यू आर कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ दिस इकोनॉमी, राइट। एल्डरली पीपल को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट का जो वेलफेयर मॉडल है वो वन ऑफ द बेस्ट है, राइट। तो आपको नहीं लगता कि ये सारे रीजंस एक्चुअली वाजिब हैं किसी भी देश को बनाने के लिए रिच एंड हैप्पी? तो आप मुझे बताइएगा कि इंडिया कैसे बनेगा रिच एंड हैप्पी, क्योंकि ये जिम्मेदारी हम सबके कंधों पर है, राइट। तो कलेक्टिवली वी हैव टू वर्क, केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, सरकार तो वो करेगी जिसका मोमेंटम हम बनाएंगे। क्वेश्चन देखिए, एनालाइज द रीजंस हाउ स्कैंडिनेवियन नेशंस आर अमंग द बेस्ट कंट्रीज एज पर डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। तो एनालाइज करना है